वालेकुम प्यारे व्यूवर्स और लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ना भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। शिद्दत जुनून किस नंबर 25। भूख के बहुत कच्चे हैं जनाब। इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जब इन्हें भूख लगती है तब ये भूख में पागल हो जाते हैं। इनकी पहली मोहब्बत तो इनका खाना पीना है, बाकी सब कुछ तो बाद में आता है। क्योंकि अगर इन्हें एक दिन भूखा रखा जाए ना तो ये मरने वाले हो जाते हैं। और फिर भाई आप इसका गुस्सा देख लें जो भूख में निकलता है। अस्तगफिरुल्लाह, शैतान भी तौबा करता होगा। और वो इसे खाते देखते हुए बोला था। जबकि ज़बर के बारे में ये राज जानकर वो काफ़ी खुश लग रहा था। जबकि ज़बर किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर आराम से अपना खाना खा रहा था। सॉरी भाई, मुझसे ये ड्रामे नहीं होते कि मैं कम खाता हूँ। मैं भूखा रह सकता हूँ भाई। ना तो मैं कम खाता हूँ ना ही मैं भूखा रह सकता हूँ। भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और भूख में तो मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। और अगर तुम्हारी बीवी को खाना बनाना ना आता हुआ और तुम्हारा ट्रांसफ़र किसी ऐसे एरिया में हो गया तो क्या करोगे? वो हँसते हुए पूछने लगा। तो सिखा कर ले जाऊँगा और क्या। मैं भूखा नहीं रह सकता और दूसरी बात, मैं बाहर का खाना भी नहीं खाता हूँ। खाना मैं सिर्फ़ घर का खाता हूँ। उसने एक और राज़ बताया तो दामियार फिर से कहका लगाकर हँसा। मतलब कि तुम्हारी बीवी तुमसे शादी करके बहुत बुरे तरीके से फँसने वाली है। वो हँसते हुए बोला तो ज़बर ने सिर्फ़ कंधे उचका दिए थे। हाँ, शायद ऐसा ही है। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मैं अपने भाइयों की तरह बहुत ज़्यादा अमीर हरगिज़ नहीं हूँ। ना तो मैं ज़रान भाई की तरह वकालत में बहुत पैसे कमाता हूँ और ना भारत भाई की तरह मैं कोई बिज़नेसमैन हूँ और ना ही किसी भारत बिज़नेसमैन के आगे जॉब करके मैं शहीद की तरह महीने का 5 लाख कमाता हूँ। भाई एक सरकारी अफ़सर हूँ और सरकारी अफ़सर की तनख्वाह के अंदर ही मेरी बीवी को काम करना होगा। बेचारी को कोई मुलाज़मत नहीं मिलेगी। अगर ट्रांसफ़र हुआ तो, वरना घर पे तो वो मेरी तरह मेरे बाप के पैसे ही उड़ाएगी ना। ज़िंदगी तो मस्त चल रही है दामियार भाई। जितना मर्ज़ी कमा लो, खाने के लिए तो अब भी बाप ही देता है। उसने जैसे सारे मसले का हल ही निकाल कर एक तरफ कर दिया था। अल्लाह करे तुम्हारा ट्रांसफ़र कभी भी ना हो और शादी के बाद तो बिल्कुल भी कभी ना हो, वरना तुम्हारी बीवी के लिए सिर्फ अफ़सोस ही करना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए उनके करीब से उठा था जबकि ज़बर कंधे उचकाकर अपना खाना खाने में मसरूफ़ हो गया था। वहीं शहीर इसे मज़ीद तंग करने लग गया था। यार, ये पार्लर वाली ने जो लिपस्टिक लगाई है ना, मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करी। मैं इसको चेंज करके आती हूँ। वो बाद के साथ तस्वीरें बना रही थी जब बाद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ ना, मैंने तो वहीं पर कहा था कि नहीं, इतनी ज़्यादा डार्क लिपस्टिक सूट नहीं करेगी। तुम चेंज करके आ जाओ, तब तक मैं यहीं रुक कर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। इससे का बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। वो वहीं सीढ़ी पर बैठते हुए बोली थी जबकि इबादत बैग से लिपस्टिक निकाल कर साथ ही बने वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम में दाखिल होते हुए जल्दी जल्दी लिपस्टिक चेंज करने लगी थी ताकि जल्दी से वापस पाए जाकर उसके साथ तस्वीरें बना सके। हाँ, ये अच्छी लग रही है मुझ पर। उसने सामने लगे आने में एक नज़र खुद को ठीक से देखा था। खुले बालों में खूबसूरत मेकअप के साथ और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। जब ये फ़्रॉक ईज़ा ने उसके लिए पसंद की थी, जो उसे खुद भी बहुत पसंद आई थी। ये कलर हमेशा उस पर बहुत सूट करता था। वो अपनी तैयारी से मुतमईन होकर वापस बाहर की तरफ जाने लगी थी। वो तेज़ी से वॉशरूम से निकलती सीधी वापस हॉल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी थी जब उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी। यूँ तो मुड़कर देखने की आदत नहीं मुझको, तुम्हें देखा तो सोचा एक बार और देखा जाए। आवाज़ ने जैसे उसके कदमों में बेड़ियाँ डाल दी थी। उसकी निगाहें खुद बहुत शर्म से झुकने लगी थी। क्या तारीफ़ करूँ तेरी हसीन सूरत की मेरे यार, अल्फाज कम पड़ने लगे हैं तेरी मासूमियत देखकर। वो इसके बेहद करीब आते हुए ऐसे ऐसे उसके गिर्द अपनी बाहों का आसार बनाता उसके कान में गुनगुनाया था, ज़रा सब लोग बाहर हैं, कोई आ जाएगा। उसे जगह का एहसास दिलाना चाहा था। नहीं आता किसी और का चेहरा अब इन निगाहों में। तुझे देखते और देखते रहना दस्तूर बन गया है। उसकी गाल पर अपने लब रखते हुए फिर से इसी अंदाज में बोला, ज़रा प्लीज़ कोई आ जाएगा, सब लोग बाहर हैं और रिज़ा भी बाहर है। वो परेशानी से उसे बताने लगी थी लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। वो झटके से कमर से घुमाकर अपने साथ जोड़ चुका था। हम तो फना हो गए उनकी एक झलक देखकर। ना जाने हर रोज़ आईने पर क्या गुजरती होगी। इस दफ़ा वो अपना जुमला मुकम्मल करते ही उसके लबों पर झुकते हुए उसके लबों पर अपनी लबों की मोहर लगा गया था जबकि वो सांसें रोके खड़ी थी। वो इसके लबों पर अपनी गिरफ्त सख्त करता होश खोने लगा था। उसकी मदहोश कर देने वाली कुर्बत में वो अपने जज्बात पर काबू न रखते पूरी तरह से उसे खुद में कैद कर चुका था। ज़रान प्लीज़ समझने की कोशिश करे, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। वो इसकी पनाहों से अपना आप छुड़ाने की कोशिश में बेहाल होती हुई बोली थी, एक शख्स पर छोड़ूंगा, अभी जाकर दादी से कहोगी कि तुम रुखसती के लिए तैयार हो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो अगली मुलाकात तुम्हारी मेरे बेडरूम में होगी और बहुत ख़तरनाक होगी। पिछली दफ़ा की तरह नरमी से हरगिज़ पेश नहीं आऊँगा। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं अपने जज्बात को मज़ीद लगाम नहीं लगा सकता और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरे इन बेलगाम जज्बात को सुकून बचाओ, ना कि मेरी बेबसी पर खुशियाँ मनाना। अभी जाकर दादी से कहो कि तुम रुखसती के लिए तैयार हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। वो इसका चेहरा अपने एक हाथ में दबोचे काफ़ी सख्ती से बोल रहा था, कल तुम्हारी गलती को ये सोचकर माफ़ कर चुका हूँ कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, वरना कल जो तुमने किया था उसके लिए तुम्हें इससे भी सख्त सज़ा मिल सकती थी। फिलहाल तुम्हारी ये सज़ा है कि तुम दादी को जाकर वो कहोगी जो मैं चाहता हूँ। उसकी कमर में अपना हाथ मज़ीद मजबूती से हाल करता हुआ इसे अपने मज़ीद करीब करते हुए बोला था, ठीक है, मैं जाकर अभी कहती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दे।
वो फ़ौरन मान गई थी, जबकि वो जानता था कि उसके दिमाग में कोई ना कोई ऊट-पटांग सोच तो चल रही है। अगर तुमने मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश की तो अपने जान के लिए तैयार है ना। वो इससे छोड़ते हुए बोला था तो अगले ही लम्हे वो बाहर भाग गई थी, जब उसका टीका वहीं गिर गया था। लड़की अपने सजने संवरने का सामान लेकर जाओ वरना मेरे जज्बात फिर से बेलगाम हो जाएंगे, वो पीछे से बोला था, लेकिन अब वो इसके हाथ नहीं आने वाली थी। इसे फ़ौरन वहाँ से भाग निकली थी। वो भागते हुए ईज़ा के पास आई थी, जो वहीं सीढ़ियों पर दोनों हाथों में चेहरा रखे उसका वेट कर रही थी। या अल्लाह इबादत, ये क्या डाइन बनकर आई हो तुम? लिपस्टिक ठीक करने गई थी या और ख़राब करने के लिए? उसके चेहरे को देखते हुए बोली थी, जबकि ज़रान की हरकत को याद करते हुए अगले ही लम्हे चेहरा फेर गई थी। जबकि ज़नान को आते देखकर भागते हुए ईज़ा उसके सीने से लगी थी। ईज़ा, ये क्या अपने साथ छड़े रखी हुई है तुमने? क्या हालत बना रखी हुई है तुमने? लड़की जाकर अपना मुंह साफ कर किया। वो उसके चेहरे के साथ लगी खिड़की के शीशे की तरफ करते हुए ईज़ा को लेकर अंदर चला गया। जबकि अपने होठों की हालत देखती वो अपने चेहरे पर हाथ रखती वापस वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। चुड़ैल होगी इनकी बीवी, मुंह बनाते हुए लिपस्टिक साफ करने लगी। अरे बीवी तो मैं हूँ, मैं कहाँ से चुड़ैल होंगी? चुड़ैल होगी इनकी वो सुपर मॉडल चिपकू किस्म की दोस्त से बाईश खान में तो इतनी प्यारी हूँ। उसने खुद को शीशे में देखते हुए सोचा था और फिर लिपस्टिक ठीक करती बाहर निकल गई। वलीमे की रस्म शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही दुल्हन को बाहर ले जाने लगा। शहीद स्टेज की तरफ नहीं था बल्कि वही अपने जानने वालों के साथ खड़ा बातें कर रहा था कि जब उसका ध्यान सामने की तरफ गया था, जहाँ इबादत और रिजा उसकी दुल्हन को थामे लेकर आ रही थी। पिंक कलर के खूबसूरत से लहंगे में वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। वो वैसे भी उसके लिए हो रही थी और जिस अंदाज में उसे लाया जा रहा था वो किसी रियासत की मलका महसूस होती थी। उस पर फूलों की बरसात की जा रही थी, या तो फूल ही फूल बिखेरे जा रहे थे, जबकि जो रास्ता उसके लिए बनाया गया था वो पूरी तरह से शीशे का था। उसके दोनों तरफ पर लगाए गए खूबसूरत लंबे लंबे गमले और गमलों में मौजूद वो गोल शेप के खूबसूरत से फूल जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थे। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत महसूस हो रही थी वो उसकी हॉल की खूबसूरत डेकोरेशन। हर तरफ शीशे की डेकोरेशन की गई थी और सारे ही शीशे गोल शेप में थे, और इनके किनारों पर लगाए जाने वाले फूलों की पत्तियाँ जो सिर्फ सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग की थी। कि नहीं, ये सब स्पेशली इन लोगों के वलीमे के ड्रेस के हिसाब से की गई थी, क्योंकि अरूश का लहंगा लाइट पिंक कलर का था, जबकि वो वाइट थ्री पीस सूट में था। उनकी हर चीज़ को प्रॉपर एक थीम दी गई थी, जो यकीनन इस वलीमे की दावत को यादगार बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करने वाली थी। ओ दूल्हे मियाँ, हमारी भाभी को बाद में देख लेना, पहले स्टेज में जाकर हाथ थाम कर उन्हें ऊपर भी तो करना है ना। देख, कैमरामैन खड़ा कब से इशारे कर रहा है तुझे? उसके करीब खड़ा दोस्त बोला तो वो फ़ौरन हाँ में सिर हिलाते हुए स्टेज की तरफ बढ़ चुका था और ऊपर चढ़ते हुए उसने अपना हाथ आगे किया, जिसे आहिस्ता से थामते हुए वो स्टेज पर चढ़ी थी। कैमरे वाले भैया, आप जल्दी से तस्वीरें बना लें, फिर हमने रस्म करनी है। ईज़ा ने कैमरे वाले को देखते हुए कहा था। हाँ, अच्छे अच्छे पोज बनाइएगा, फिर रस्म होनी है। इबादत ने भी ईज़ा की ही बात कराई थी, जबकि वो अपनी जेब खाली करने के लिए थोड़ा सा मुंह बना गया था। हाँ हाँ भाई, अच्छी तस्वीरें बनाओ, फिर लड़कियों ने रस्म करनी है और पैसे निकलवाने हैं दूल्हे से। बारक भी वहीं आते हुए बोला था, जो ब्लैक थ्री पीस में अलग ही जच रहा था। जबकि उसने बारक को घूर कर देखा, जो उसकी खूब नकल उतार रहा था। बेटा, आज तू बच कर दिखा दे, फिर मानूंगा तुझे। देखो इबादत, एक पैसा नहीं छोड़ना इसकी जेब में, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। वो इन दोनों को वार्न कर रहा था, जबकि वो तो वैसे भी घर से इरादा करके आई थी कि इसकी जेब में एक भी रुपया नहीं छोड़ेंगे। अब तो जैसे उन्हें खुली छूट मिल रही थी और वो पूरी तरह से तैयार थी इसको कंगाल करने के लिए। अरे भाई, आप फिक्र ही ना करें, आप लोगों ने क्या हमें एवं ही समझा है? एक भी पैसा लेकर गए ना तो घर तो मेरा नाम बदल देना, ईज़ा ने फुल जोश में कहा था। जबकि कैमरामैन इनकी बात समझते हुए जल्दी जल्दी इनकी डिफरेंट पोज में तस्वीरें बनाने लग गया था। वलीमे की रस्म मुकम्मल हो रही थी, जबकि वो उदास सा बैठा था, क्योंकि लड़कियों ने वाकई उसकी जेब में एक पैसा नहीं छोड़ा था। 5-6 रस्में तो ऐसी थी जिनका नामो निशान ही नहीं था, बल्कि इस दुनिया में वजूद ही नहीं था, बल्कि आज ही दरियाफ्त हुई थी। लेकिन उसे सारी रस्में अदा करनी पड़ गई थी, सिर्फ और सिर्फ बारक की वजह से, जो कह रहा था उसकी शादी में भी 4-5 रस्में तो दरियाफ्त की गई थी, वो भी इसकी शादी वाली डेट पर, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कह सका था। उसने मजबूर होकर पैसे दे दिए थे, और तो और उसके 5 महीनों की तनख्वाह निकल चुकी थी। यहाँ पर वो तो शुक्र है कि बारक ने हनीमून का गिफ्ट दे दिया था, वरना हनीमून जाने के लिए शायद उसे 1 साल की तनख्वाह लेनी पड़ती। अब पता नहीं क्या सोचकर इन लड़कियों ने उसे बख्श दिया था। वो लोग तो 20 लाख से नीचे ही नहीं आ रही थी। इतनी मुश्किल से उसने अपनी गुर्बत का रोना रोकर उनको पटाया था, वरना बारिक तो 1 साल की तनख्वाह देने के लिए भी तैयार था एडवांस में, और एक दफ़ा वो एडवांस दे देता था तो फिर काम तो गधों की तरह करवाता था, और वो हरगिज़ अपनी जान को मुश्किल में नहीं डाल सकता था। इसलिए उसने पहले तो बारिक के सामने हाथ जोड़े थे कि इसे एडवांस तनख्वाह नहीं चाहिए, और फिर बाबा की मिन्नतें की थी, जो थोड़े से नखरे दिखाने के बाद आखिर उसके हक में थोड़ी सी बेहतरी कर चुके थे। जबकि इज़हार इबादत तो अमीर होकर कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी, और इसमें कोई शक नहीं कि आज दोनों बहुत अमीर थे। मुझे इंसाफ चाहिए अभी, और इसी वक्त चाहिए। मुझसे छोटा वलीमा खिला रहा है और मैं अभी तक बीवी की रुखसती की प्लानिंग करवा रहा हूँ। दादी, मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे मेरी बीवी दीजिए। वो दादी के पास ज़मीन पर उनके कदमों में बैठ गया था, जो आज हल्के आसमानी रंग के जोड़ में पूरी तरह से ईज़ा की पसंद के मुताबिक तैयार थी। जबकि इबादत और ईज़ा, जो वहीं भी पैसे गिन रही थी, उसके आने पर एकदम से अलर्ट होकर सीधी हुई थी। मेरी तरफ से तो हाँ ही है मेरी जान, मैं तो कहती हूँ अभी ले जाओ, लेकिन उसकी मर्ज़ी के साथ, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ तुम उसे कहीं लेकर नहीं जा सकते।
दादी ने फैसला सुनाया था। दादी, अगर ऐसी बात है तो पूछें इससे, अभी के अभी पूछें कि ये रुखसती करना चाहती है या नहीं करना चाहती। एक दफ़ा इनकार करे, फिर देखिएगा कैसे इसके सारे पुर्जे टाइट करता हूँ मैं। वो इसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो इबादत की तरफ देखने लगी। देखिए दादी, कैसी बातें कर रही हैं, आपके सामने मुझे डांट रहे हैं। इबादत ने फ़ौरन मासूम सी शक्ल बनाई थी। मैं कहाँ डांट रहा हूँ, मैं तो दादी से बात कर रहा हूँ, तुमसे तो मैंने कोई बात ही नहीं की। वो फ़ौरन बदल गया था। हाँ, सच तो था, उसने इससे तो कुछ नहीं कहा था। वो जो भी कह रहा था वो दादी से कह रहा था। दादी, ये लड़की ना सिर्फ आपको और मुझे उल्लू बना रही है। आप सिर्फ पूछे इससे, ये रुखसती चाहती है या नहीं चाहती। अब इनकार किया तो पक्का वादा 6 महीने से पहले नहीं पूछूंगा। वो इसी की तरफ देखते हुए बोला तो दादी ने एक दफ़ा फिर से वालिद की तरफ देखा था। वो अच्छी खासी कन्फ्यूज़ हो गई थी। अगर वो यहाँ इनकार कर देती तो उसका मान टूट जाता, और वो शख्स उसका मान तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके जज्बात का मुकाबला करना भी तो उसके बस से बाहर था। वो बेलगाम इंसान उसकी सांसें मुश्किल में डाल देता था। वो दादी इससे कहें कि मेरे साथ डबल डील करने में अपनी कोई भी 3 शर्त मुझसे मनवाकर दोस्ती के लिए हाँ कर दे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, ज़रान बीच में बोल पड़ा। हुआ और बदले 3 शर्तें, वो भी तो ज़िंदगी भर के लिए बनवा सकती है। कुछ यूँ बैठे-बैठे इनकार मत कर देना, सोच समझ कर फैसला कर। मेरा भाई ज़िंदगी भर के लिए तेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। मेरा वादा, मेरी गारंटी भी है, साथ में मेरी बात मानकर हाँ कर दे। हाँ, हाँ इज़ा, इनकी गारंटी है, मैं इस बात की इंतज़ार नहीं करूँगा। तुम कोई भी 3 शर्तें मुझसे मनवाकर रुखसती करवा सकती हो। वो फ़ौरन बोला था, जबकि उसे देखते हुए सोच रही थी। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, इससे ज़रा सख्ती से कहा था। तो वो मुँह बनाती, दादी इससे कहीं मुझे टाइम दे, 1 हफ़्ते का, मैं सोचकर तीनों शर्तें बताऊँगी। इसने कुछ सोचते हुए फैसला किया था। नहीं दादी, कोई 1 हफ़्ते का टाइम नहीं मिलेगा। 3 शर्तें बताई, इस वलीमे में रुखसती करवाएँ, बात ख़त्म। वो इसे देखते हुए बोला तो दादी कभी कन्फ्यूज़ थी, उसको देखती तो कभी इबादत को देखती। नहीं ना दादी, मुझे वक़्त चाहिए। इस तरह बैठे-बिठाए थोड़ी ना फ़ैसला हो जाएगा। मैं आराम से 3 शर्तें सोचकर रुखसती कर लूँगी। मुझे कौन-सा ऐसा मौका रोज़-रोज़ मिलता है। वो किसी भी हालत में उसके हाथ आने को तैयार नहीं थी। चलो क्या याद करोगी, दिया तुम्हें वक़्त, वो भी पूरे 1 हफ़्ते का। तीनों शर्तें सोचो और रुखसती के लिए हाँ करो। 1 हफ़्ते के बाद मैं बारात लेकर आऊँगा। वो जैसे फैसेकुन अंदाज़ में बोला था। ऐसे कैसे बारात लेके आएँगे, पहले मेरी शर्तें तो सुने। इस तरह से थोड़ी ना होता है। मैं पहले ठीक से वादा लूँगी, शर्तें बताऊँगी, इसके बाद अगर वो आपको मंज़ूर हुई तभी रुखसती होगी ना। दादी देखिए, आपके सामने बैठकर अपनी बात पर कायम नहीं। वो ये कहते हुए बोली, दादी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी शर्त कोई भी क्यों ना हो, मुझे तुम्हारी रुखसती चाहिए, बस फैसला हो गया। ऐसा नहीं होता, उनको क्या पता मैं क्या शर्तें रखने वाली हूँ। हो सकता है मेरी शर्तें इतनी मुश्किल हों कि ये पूरी ना कर सके। वो अब ईज़ा को बीच में घसीट रही थी। 4 ड्रेसेस दिलाऊँगा, इसको कह दो कि हफ्ते के बाद रुखसती है। उसने इसकी तरफ देखते हुए कहा था, 4 नहीं 5 ड्रेसेस, और इबादत रुखसती हो जानी चाहिए। और कितना बड़ा होना है तुमने, 22 साल की हो गई हो, इतना काफ़ी होता है। अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए और मैं अपने भाई के साथ 1 हफ्ते के बाद बारात लेकर आऊँगी। वो चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए बेवफ़ा होने का सबूत दे रही थी। वो तो अपनी सहेली को देखकर रह गई थी, जो सिर्फ़ 5 ड्रेसेस में उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रही थी। अल्लाह पाक तुम्हें समझाए इज़्ज़ा, तुम्हारी सहेली की ज़िंदगी का फ़ैसला है, तुम 5 सूट में कर रही हो। उसने इज़्ज़ा को गैरत दिलानी चाहिए थी। यार, दोस्त होते किस लिए हैं, ज़रूरत के वक़्त काम आने के लिए। थैंक यू सो मच, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। देखो कैसे ज़रूरत के वक़्त मेरे काम आ रही हो। उसे मुस्कुराते हुए कहा था, मतलब वो 5 सूट तुम्हारे लिए ज़रूरी है और तुम जो मुसीबत के वक़्त मेरे काम नहीं आ रही हो, इसका क्या? मुझे लगा था कि तुम आज मेरा साथ दोगी। आखिर तुम मेरी दोस्त हो और ये मेरी बहन है। ये मत भूलो। इससे पहले कि वो इसे मज़ीद इमोशनल ब्लैकमेल करके इसकी बात से उसको पलटाती, उसे बीच में बोलना ज़रूरी समझा था। बेवफ़ा हो, धोखेबाज़ हो। वो ज़रान की तरफ देखने की बजाय इज़ा की तरफ देखते हुए बोली तो उसने मुँह बना लिया। मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं यहाँ से उठ जाती हूँ, बारात वाले दिन मुझे बुला लीजिएगा। उदासी से कहते वो वहाँ से उठी थी, जबकि वो तो इस ड्रामा को, इनके ड्रामे देखती वापस दादी की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, जो उनकी बातें सुन कर हँस रही थी। हाँ, आप हँस लें, वो नाराज़गी से बोली थी। अच्छा, मैं नहीं हँसती, तू बता कौन-सी शर्तें रखेगी? तू ज़रान तेरी सारी शर्तें मानेगा। दादी ने बड़े प्यार से कहा था, सोच के बताऊँगी। अब बैठे-बैठे थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। वो मुँह बनाती टेबल से उठती वापस स्टेज की तरफ चली गई थी, जबकि ज़रान ने मुस्कुराते हुए दादी को खुशी से अपने सीने से लगाया था। अल्लाह अल्लाह करके वलीमे की तकरीब खत्म हुई तो वो लोग वापस घर की तरफ आ गए थे। दूल्हा और दुल्हन को पहले ही घर भेज दिया गया था, जबकि बाकी सब लोग आहिस्ता-आहिस्ता आए थे। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते कमरे में, हमें पैसे देने पड़ेंगे। वो दोनों कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। तुम लोग पहले ही मुझे लूट चुकी हो, अब मेरे पास एक पैसा नहीं है। यार, रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाना है, मैं थक गया हूँ, कपड़े चेंज करने हैं। तुम्हें पता है मेरे इन कपड़ों में कितना इरिटेट होता हूँ। वो ईज़ा को समझाते हुए बोला था, जबकि ईज़ा तो आज उसकी किसी बात को अहमियत नहीं दे रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, पहले पैसे दें, फिर ही आपको अंदर जाने दूँगी। वो उसकी तरफ देखते हुए नाराज़गी से बोली थी, यार ईज़ू, मेरे पास जितने थे सारे तो तुमने ले लिए। चलो अपनी जेब से निकाल कर मुझे दे दो, मैं तुम्हें वापस करता हूँ। अच्छा यार, उधार दे दो, बाकी 6 महीनों के बाद वापस कर दूँगा। उसने अपना बैग पीछे छुपाया तो उसने डील करने वाले अंदाज में कहा था, कितने महीनों के बाद वापस करेंगे और एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। वो जल्दी से इसकी बातों में आ गई थी। मैं तुम्हें 4 महीनों के बाद वापस करूँगा और 10% एक्स्ट्रा। वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोला। ईज़ू, 10% नहीं, हम 20% एक्स्ट्रा लेंगे। बस ने दिमाग लड़ाया था। हाँ ठीक है, हो गया, हम 20% एक्स्ट्रा लेंगे हम। वो अपना बैग से नोटों की गड्डी निकालते हुए उसे देते हुए बोली थी, जबकि उनके पैसे को वापस
थमाते उन्हें कमरे के दरवाजे से हटाते हुए अंदर चला गया था। यार इज़ा, आज तो हम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं। वो खुश होते हुए इसे कमरे में भेजकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी, क्योंकि इतने सारे पैसे इन दोनों ने मिलकर बांटने भी तो थे। हाफ हाफ लेने थे दोनों ने। भैया की 3 शर्तों में से एक शर्त रख लो, 50 लाख, 25-25 दोनों लेंगे। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली तो उसने घूर कर उसे देखा था। खबरदार, जो मुझे बलि का बकरा बनाया इन सब चीज़ों के चक्कर में। वो इसे फ़ौरन वो घूरते हुए बोली थी, जबकि वो सिर्फ आमने सारे हिला गई। मतलब वो कोई ना कोई उल्टी सीधी सोच रखती थी। वो कमरे में आया तो देखा आज उनका कमरा भी काफ़ी सजा हुआ था। हर तरफ गुलाब के फूलों की पत्तियां बिछाई गई थी, जबकि बेड पर चारों तरफ फूलों की खूबसूरत लड़ियां भी बेलों की सूरत में लगाई गई थी। सामने ड्रेसिंग टेबल पर खूबसूरत फूलों से जगह को कवर किया गया था और वो आईने के सामने खड़ी काफ़ी थकी हुई लग रही थी। उसे आता देख कर उसने बेड पर ऐसा ऐसी जगह बनाई तो वो भी उसके पास आकर बैठ गया। बहुत ज़्यादा थक गई हो ना? तो सच कहूँ तो मैं भी बहुत थक चुका हूँ। इतना थका देने वाला फंक्शन था, मुझे नहीं पता था दूल्हा बनना इतना मुश्किल होता है। सच कहूँ तो तुमसे ज़्यादा थकावट हो रही है। तुमने तो इतना भारी लिबास पहन के रखा है, इतनी ज्वेलरी, मेकअप कैसे लेकर चल रही हो? ये सब कुछ जाओ, जाकर चेंज करके आओ और सो जाओ। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तुम होकर आओ तो फिर मुझे चेंज करने जाना है। वो जो ये सोच रही थी कि वो इसकी थकावट का एहसास करेगा भी या नहीं। इसके इस तरह कहने पर इसे शक्कर भरी निगाहों से देखती हुई, उठ जाओ, तुम जाओ, पहले चेंज कर लो, तुम मुझसे ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। मैं तुम्हारे बाद चली जाऊंगी। कुछ सोचते वो वापस पलट कर बोली थी, नहीं नहीं तुम जाना, मैं बाद में तुम्हारे बाद होकर आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों को देखकर मुझे और ज़्यादा थकावट का एहसास हो रहा है और खुद को कोई ना जालिम जाबर किस्म का इंसान समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी भारी ड्रेस में पसंद करके लाया था। ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस ड्रेस में कैद कर दिया गया हो। चलिए तुम जल्दी से अंदर जाकर चेंज करो, बल्कि इजी हो जाओ अगर तुम सो जाना, क्योंकि मुझे चेंज करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम पीछे मुझे बदवाएं देती रहो। तो वो बिना कुछ बोले उठकर वॉशरूम में बंद हो गई थी और उसकी सोच के यार मुताबिक उसने वापसी तकरीबन आधे घंटे में की थी। वो अपना मेकअप साफ करते, ड्रेस उतारते, ज्वेलरी संभालते या तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगा चुकी थी और उसके इतनी देर से आने पर उसने किसी तरह को कोई इतराज़ नहीं उठाया था, बल्कि उसके आने पर उसका शुक्रिया अदा करता खुद वॉशरूम में घुसने लगा था। चलो अब जल्दी से बिस्तर में घुस जाओ, बहुत सर्दी है, तुम सोने की कोशिश करो, तब तक मैं अपने आप को इस दूल्हे वाले गेटअप से निकालता हूँ। वॉशरूम में बंद होते हुए बोला था, जबकि वो फ़ौरन बिस्तर में घुसते हुए आंखें बंद कर गई थी। उसे कब ने नींद ने आ घेरा, उसे खुद भी पता नहीं चला था, लेकिन जितनी उसकी थकावट थी यकीनन उसको सोने में 2-3 मिनट का ही वक्त लगा होगा, क्योंकि उसने सोने से पहले कुछ सोचा नहीं था, बल्कि सिर्फ कलमा तैयबा पड़ा था, छोड़ दो मुझे प्लीज़, छोड़ दो मुझे प्लीज़, छोड़ दो, ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो। वो ख्वाब में चिल्ला रही थी। जब बाद की आंख खुल गई, वो फ़ौरन भागकर उसके पास आते हुए उसे जगाने लगी थी। जिस दिन से ये वाक़या पेश आया था, ऐसी कोई रात नहीं गुजरी थी जब इज़ा इस खौफ से ना बड़बड़ाई हो। प्लीज़ जागो मेरी जान, कुछ नहीं है, देखो कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ तुम डर रही हो, उठो, देखो कोई नहीं है यहाँ, प्लीज़ जाग जाओ। वो मुसलसल से झंझोड़ते हुए बोल रही थी, जब अचानक उसकी आँख खुल गई और आँख खुलते ही वो जैसे किसी बुरे ख्वाब से जागकर उसके सीने में छुप सी गई थी। मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। वो इसका चेहरा सामते हुए इसे यकीन दिला रही थी, जबकि वो खौफ से बुरी तरह से लरज़ रही थी। कुछ नहीं, कोई नहीं है, इधर से आओ, आराम से सो जाओ और आओ मेरे पास। वो इसे अपने पास करते हुए खुद भी उसके साथ ही लेट गई थी, जबकि वो इसका डर कम करने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। वो इतनी ज़्यादा खौफज़दा थी कि नींद में जाते हुए भी डर रही थी। ईज़ा की हालत देखते हुए इबादत बहुत परेशान थी। ये बात किसी से छुपाने वाली नहीं थी और जिस तरह से ईज़ा ज़हनी तौर पर इन सब चीज़ों का शिकार हो रही थी, वो बहुत परेशान थी इसको लेकर। वो समझ नहीं पा रही थी वो इस बारे में किसी को बताए। ईज़ा के सो जाने के बाद उसने देखा कि पानी का जग बिल्कुल खाली था। वो परेशानी से जग उठाकर बाहर की तरफ चल दी थी। नहीं आ रहा था कि ईज़ा से ये सब छुपाकर सही कर रही है या गलत कर रही है। वो जिस तरह से दबाव का शिकार थी, उसे भी लग रहा था कि उसे घर वालों से बात छुपानी नहीं चाहिए और वो सबको इस बारे में बता देना चाहती थी। बहुत हो चुका था, आखिर कब तक वो इस तरह दबाव का शिकार रहती। कुछ सोचते हुए वो पानी का जग लिए बाहर आई थी। जब उसे कमरे के बाहर शईख को परेशानी से खड़े दिखा, इबादत तुम इतनी परेशान क्यों हो? ठीक तो हो ना? तुम रो रही थी क्या? वो उसकी भीगी हुई आंखों को परेशानी से बोला, जबकि वो खुद को कंपोज़ करने की कोशिश में नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं तो मैं क्यों रहूँगी? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो खैर किचन से पानी भरने जा रही थी। मुझे देखते हुए पूछने लगी। दरअसल दिन में ईज़ू रो रही थी ना, पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे ईज़ा कुछ डरी हुई है, कुछ घबराई हुई है। और अब मैं अपने कमरे में था ना, तो अचानक आँख खुल गई तो सोचा ईज़ा को देख कर आ जाता हूँ। ठीक है ना, पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिन से ही ना अजीब-सा कुछ महसूस हो रहा है। जब सुबह वो तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले गई थी ना, इबादत प्लीज़ अगर कोई बात है इसमें, इस वक़्त सुकून महसूस नहीं कर पा रहा। ईज़ा बज़ाहिर तो बहुत खुश नज़र आ रही, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है मुझे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। आज दोपहर में जब मैं उसकी तस्वीरें बना रहा था, तब भी मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन तब भी उसने मेरी बात को नज़रअंदाज करके मुझे तस्वीर पर फ़ोकस करने के लिए कहा कि मैं तस्वीरें ना बनाने के लिए बहानाबाज़ी कर रहा हूँ। इसलिए फ़िलहाल मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया था, लेकिन अब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो रो रही है, इसलिए मैं इस तरफ आ गया। वो ठीक तो है ना? खून का रिश्ता था, आखिर तकलीफ़ कैसे ना होती। वो जानती थी कि वो इस दिन से ही इस बारे में सोच रहा है और उसे यकीन था वो इस बारे में इसे पूछने की कोशिश ज़रूर करेगा और वो पूछ भी रहा था। शहीद मामू, दरअसल मैं कुछ छुपाऊँगी नहीं आपसे और ना ही मैं मज़ीद कुछ छुपा सकती हूँ। दामिया ने इनके साथ रेप करने की कोशिश की थी और वो ये बात